आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं घाटी दवाखाने के पास। घाटी दवाखाने कैंपस में मौजूद हूं और जहां मैं खड़ा हूं यहां पर वो लोग रहते हैं, वो लोग यहां पर उठते हैं, बैठते हैं, एक पनाह लेते हैं, सराय में रहते हैं, जो बाहर से आते हैं। जालना है, नांदेड़ है, परभनी है, मराठवाड़े से दूर दूर से आते हैं और जिनके पेशेंट अंदर रहते हैं, कोई 8 दिन रहता है, कोई महीना भर रहता है, कोई 4 दिन रहता है, तो उनके जो परिवार वाले रहते हैं, जिसमें महिला भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं, किसी तरह से अपना समय बस टाइम निकालते हैं कि कब हमारा पेशेंट बाहर आ जाए और कब हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिले। चलिए मैं अंदर की ओर आता हूँ और आपको बताने कुछ प्रयास करता हूँ कि देखिए, जो बाहर से पेशेंट आते हैं हमारे मराठवाड़ा से, तो उनके लिए ठहरने की एक प्रशासन की ओर से हम कह सकते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक हद तक तो व्यवस्था अपने को ठीक नज़र आती है एक हद तक, लेकिन आप देखिए, थोड़ा मैं और आगे की ओर आता हूँ कि देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हमारे पास एक बहुत अभियान चलता है कि महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, महिलाओं पे कैसी कैसी घटनाएं घटती है, तो सरकार की ओर से प्रयास की जा रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। और हम यहाँ देखते हैं घाटी कैंपस के अंदर यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जेंट्स भी हैं। अब सवाल ये है कि अगर एक महिला है, उसका पति अगर दवाखाने में है, उसका कोई बच्चा भी ना हो, तो वो अकेली महिला यहाँ कैसे रह सकती है? ये सवाल हमारा सीधा तौर पर प्रशासन से है, यहाँ से प्रशासकीय अधिकारी से है कि आप ज़रा सोचिए, ऐसी कई महिलाएं हैं और हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं आज के नए युग के अंदर कि ऐसे लोग जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, वो बच्चे आज माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, इस तरह एक तरह से हकाल दे रहे हैं। अब सोचिए, अगर किसी का पति अगर दवाखाने में शरीक हो तो वो महिला अकेले रात में कैसे गुजारे? अगर 8 दिन के वास्ते शरीक है, मान लीजिए उदाहरण, तो वो महिला ने किस तरह से अपना जीवन गुजारे? ये कहीं सवाल उठ रहा है और ये बहुत गंभीर सवाल है, एक बहुत गंभीर प्रश्न है। चलिए यहाँ के कुछ रहने वालों से जो बैठे हैं, सर आपका पूरा नाम बोलिए, इसके बारे में आपकी इधर तकलीफ क्या है ज़रा बोलिए आप। मेरा नाम मोहम्मद शारिफ है और जैसे कि आप जानते हैं मतलब कि मराठवाड़े का सबसे बड़ा दवाखाना यही घाटी है और यहाँ पे मतलब पूरे जालना, परभनी, नांदेड़ के आसपास से मतलब बहुत सी पब्लिक आती है, सैकड़ों से आते हैं। मगर यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे मतलब जो बेसिक फैसिलिटी जो होनी चाहिए यहाँ पे मतलब वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मतलब कोई सोने के लिए या फिर जो लोग बाहर से आके यहाँ पे स्टे करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे मतलब कोई ऐसा सूटेबल यहाँ पे अकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब जो लोग यहाँ दूसरे स्टेशन से आते हैं तो उनके लिए मतलब बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। उन्हें सोने के लिए यहाँ पे एक रूम्स या फिर ऐसे कोई सेफ जगह यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लेडीज़ भी आती है। यहाँ पे शायद जो उनकी तादाद जो है उनके वो कुछ सैकड़ों के आसपास या फिर 1000 में हो सकती है। मगर यहाँ पे बहुत ही बुरी बात है कि यहाँ पे ऐसा कुछ बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो गवर्नमेंट ने का ये काम है कि यहाँ पे मतलब ये मूलभूत सुविधाएं जो होती है यहाँ पे ये अवेलेबल करवा के देनी चाहिए, ताकि जो पेशेंट के साथ में जो उनके मतलब जो नातेवाईक जो आते हैं उनको किसी प्रकार का त्रास ना हो, वो सब लोग यहाँ पे आराम से रहे और बेसिक फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं मतलब कि यहाँ पे बहुत से लोग अभी यहाँ पे बाहर के ज़िले से आए हुए, तो फिर मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आमदार साहब है या फिर जो खासदार साहब है, उनका भी मतलब ये ड्यूटी बनती है कि यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी एक बिल्डिंग बना दी जाए, ताकि वहाँ पे मतलब सब लोग वहाँ पे आकर आराम से रहे और उनको मतलब किसी तरह की उनको तकलीफ़ ना हो। चलिए हम और आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर कई तरह के लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। और ये जो बैठे हैं ये गार्डन में नहीं बैठे हैं, खुशी से नहीं बैठे हैं, अपनी इच्छा से नहीं बैठे हैं। इनके अपने कोई ना कोई एक पेशेंट दवाखाने में मौजूद है, भर्ती है, इसीलिए वो बाहर बैठे हैं। सर आपका पूरा नाम बोलिएगा, इसके बारे में थोड़ा जानकर दें, आपको तकलीफ क्या हो रही है, आपकी क्या मांग है? मेरा नाम पंकज गौतम तायडे है, मैं ज़िला जलगांव से आता हूँ और अभी यहाँ पर मेरी दीदी को एडमिट करा हुआ है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो जो मेडिकल सुविधाएं है वो ऊपर में अच्छी है, लेकिन उनके पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव आते हैं उनके रहने की व्यवस्था जो है जिस तरह से वो खुले में है और वहाँ पर हर दूर गंदगी फैली हुई है। आप देख सकते हो, हर दो स्प्लिट किया हुआ है, थूका हुआ है और खुला ही है। इसके अंदर में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर में ऐसे देखा जाए तो जो बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह की। यहाँ पर अच्छे से सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी देना चाहिए। और जो ओपन प्लेस वगैरह जो है हॉस्पिटल के बाजू में, वहाँ पर सब खुले में जो लोग जाते हैं तो उससे सब बदबू आती है। और वही इसी तरह से ही जो गंदगी है वहीं पर मजबूरन हमें इन लोगों को सबको यहाँ पर बैठना पड़ता है और खुले में खाना पड़ता है। यहाँ पर कोई किसी तरह से साफ़ सफाई नहीं करवाई है
मैं इस चैनल के माध्यम से मैं डिमांड करता हूँ कि यहाँ पर नए जो हॉल है, जो पेशेंट के साथ में आते हैं उनके लिए एक निवास बनाना चाहिए, और उसी के साथ में वहाँ पर महिलाओं की विशेष करके सुरक्षा अलग से कर दिया जाए। यहाँ पर शौचालय की सुविधा करनी चाहिए और स्नान गृह के भी निर्माण करना चाहिए। यानी कि ये करने की वजह से जो है ना, तो यहाँ पर सब सेफ और सिक्योर हो जाएगा, सब अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। ये मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि यहाँ पर जो खुला जो स्पेस है, यहाँ पर नए हॉल की निर्माण किया जाए और सभी की सुरक्षा का मुद्दा उपस्थित कर गया। जैसा ये भाई ने बताया, ये साहब ने बताया कि मैं जलगांव से आता हूँ और इनके कुछ पेशेंट है, और जैसा इन्होंने खुद जानकारी दी है, क्योंकि यहाँ पर रात दिन रह रहे हैं, कि खुले में शौच हो रहा है और हमें भी कहीं ना कहीं एक तरह की बदबू आ रही है, हमें भी बदबू आ रही है। और लोग उसी माहौल में ये लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। और हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और बहुत आश्चर्य की बात है, समझ में नहीं आता कि प्रशासन के जो हमारे अधिकारी है, तमाम नेतागंज है, कि एक बंदा अगर कोई पेशेंट जलगांव से आता है, जालने से आता है, दूर मराठवाड़े से आता है, अगर 15 दिन के आसपास उनका अगर पेशेंट है और उनके परिवार से अगर 2 या 3 लोग आ रहे हैं, तो ज़रा आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि दिन तो शायद कैसा न कैसा कर निकल ही जाता है, कहीं झाड़ के नीचे, कहीं रास्ते किनारे बैठ के, लेकिन रात को हम कहाँ सोए? क्या महिला, आप मैं कैमरे में से कहूँगा कि इस प्रकार से कोई रात में सो सकता है? और हम दावा करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का। आप बोलिए, अगर रात में अगर 4-5 महिला अगर यहाँ पर आराम करें रात के टाइम, तो यहाँ पर कुछ शराबी लोग आ जाते हैं, कुछ पीने वाले आ जाते हैं, कुछ भिखारी लोग आ जाते हैं, कहने के वो भी उनको चोरी का डर रहता है। तो इनकी भी कहने की सुरक्षा की जवाबदारी है कि नहीं, और किसके ऊपर है? तो हम समझते हैं कि हमारा एक अभियान चल रहा है, और जनता की भी एक मांग थी हमारे सीसी चैनल के माध्यम से कि जनता की इस तकलीफ को सामने लाया जाए। तो हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पूरे महाराष्ट्र में, ये औरंगाबाद की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पर सरकारी शासकीय हॉस्पिटल पाए जाते हैं, वहाँ पर आप जो है तो एक निवास स्थान बनाइए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष लोगों के लिए अलग, भले आप थोड़ा उनसे किराया ले लें 10-20 रुपये, तो हम समझते हैं बहुत बड़ी सेवा होगी। चलिए हम आगे की ओर आते हैं, और अब देखिए हम उसके ठीक बाजू आए हैं, और अब देखिए यहाँ पर एक पानपुई है, बुद्धवासी सुदुराई, देखिए पूरा नाम है, और माननीय कृष्णा भाऊ बनकर नगर सेवक यांचे स्वच्छ निधीतून पानपुई, ये लिखा हुआ भी है। और मैं कैमरा में से करीब आके देखिए, धूपकाले का महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, और लोग हम समझते हैं आधे घंटे पे पानी पीते हैं। आप देखिए, पानी का कोई पता नहीं है, देखिए आप, पानी का कोई पता नहीं है, और कितनी गंदगी है और कितनी घान है। और ये हमारे मराठवाड़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और अगर आगे की ओर हम आते हैं, देखिए ये पनपुई के आसपास, ये पानीपुई के आसपास इतनी गंदगी है, लोग टॉयलेट कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं खुले के अंदर, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमें भी कहने की एक बदबू आ रही है, बास आ रही है। और ठीक हॉस्पिटल सामने इतनी शानदार हम समझते हैं ये पानपुई, अगर उसको सही तरीके से अगर रिपेयर कर लिया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए, तो रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में लोगों को पानी मिल सकता है। और लोग दूर दूर से होटल में जा रहे हैं पानी लाने को, लोग 10 रुपये की बोतल ला के पी रहे हैं, जबकि यहाँ गरीब से गरीब लोग आते हैं। अब सवाल तो उठता है नेचुरल तौर से कि किस तरह का कारोबार चल रहा है, किस तरह कामकाज चल रहा है। बहुत दुख की बात है, और धूपकाले का महीना है। तो हम यहाँ के तमाम प्रशासकीय अधिकारी से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से विनती करते हैं कि साहब ये आसपास के परिसर का आप भी जायज़ा ले, दौरा करें, और ये पानीपुई को आप जिस तरह से जल्द खुला सकते हैं, खुलाने की कोशिश कीजिए, ताकि लोगों को साफ़ सुथरा ठंडा पानी मिल सके। अब हम आगे की ओर आए हैं, आप देख सकते हैं कि पुराना घाटी दवाखाना, जिसे अपघात विभाग भी कहते हैं, उसके ठीक बाजू ये छोटा सा एक स्पेस में बना हुआ है, जहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज से, उनकी बैठने की कहने की एक व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए महिला एक तरफ बैठी हैं। अब ये ठीक है, दिन का समय है, तो लोग कैसे भी जाग के अपना दिन काट ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर रात का समय है, तो अब ये महिलाएं किस तरह से आराम करेंगी, ये महिलाएं किस तरह से सोएंगी, जिनके पेशेंट अंदर है। तो बहुत तकलीफ़ है। हम समझते हैं जितनी तकलीफ़ पेशेंट को है, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ बाहर वाले जो बैठे हैं। हमारा एक ही उपदेश है कि सरकार को चाहिए कि जितने भी शासकीय हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक निवास स्थान निर्माण करे, और महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। और थोड़ा बहुत भाड़ा ले सकते हैं, 10-20 रुपये आप ले सकते हैं, जहाँ पर पानी की, नहाने की पूरी व्यवस्था रखें आप,
क्योंकि हमारा देश के अंदर आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कई तरह के बलात्कार हो रहे हैं। अरे खुले में महिलाएं लेटी हुई हैं, आराम कर रही है। आप सोचिए, आप ज़रा कल्पना कीजिए आप कि यहाँ पर महिलाएं रास्ते पे हम समझते हैं, ये सिर्फ देख सकते हैं टीन का शेड ज़रूर है, लेकिन ये कहने का रास्ता ही कह सकते हैं कि महिलाएं नींद में सो नहीं सकती है, कब मेरे पैसे चोरी हो जाए, कब मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, ये कब मेरी इज्जत पे कोई हाथ डाल दे। ये भी एक तरह की दहशत निर्माण होती है, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मैं पुराना घाटी दवाखाना जो ज़माने में हुआ करता था, उसके ठीक सामने के मैदान में एक दरगाह शरीफ है। आप देख सकते हैं दरगाह भी दिखाई दे रही हैं, और कहीं ना कहीं दरगाह को आसपास में तार फिक्सिंग किया गया है, और दरगाह का नाम है दरगाह हज़रत सैयदा बिल्किस। ये आप देख सकते हैं मैं दरगाह के ठीक बाजू आया हूँ, और ये देख सकते हैं आप एक चबूतरा है, साफ जगह दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक दूर से जो पेशेंट आए हैं गांव से, उनके कहने के परिवजन यहाँ पर बैठे हैं, उनके नाता वाहिक रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हैं, और एक छाँव में सहारे में आश्रय में बैठे हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे घाटी के आसपास में कई जगह खाली पड़ी हुई है खाली भी, लेकिन कभी प्रशासन के ध्यान में ये बात नहीं आई कि हम एक 8-10 माले की ऐसी बिल्डिंग बना ले जहाँ पर महिलाएं पुरुष अलग अलग रहें, उनसे नॉमिनल हम भाड़ा भी ले। अगर गवर्नमेंट अगर बिल्डिंग बना के उसका टैक्स, पानी का टैक्स, लाइट का बिल अगर माफ़ करती है, और खाली आने जाने वालों से थोड़ा अगर नॉमिनल किराया अगर लेती 10-20 रुपये 24 घंटे के, तो हम समझते हैं मराठवाड़े से जो लोग दूर दूर से आते हैं, जिनके साथ रिश्तेदार आते हैं, उनको बहुत सहूलत होंगी। और हमारे शहर में एक डंका और बज रहा है कि हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं, और ये एक हम समझते हैं ये प्रशासन के ऊपर एक अपने आप में शर्म की बात है कि सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और हम उनकी रहने की व्यवस्था भी नहीं सही तरीके से कर सकते हैं, जबकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन भी है, बजट भी है, सारी बातें हैं। लेकिन समझ में नहीं आया अब तक जितने भी आमदार गुजरे, जितने खासदार गुजरे, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि हम इन मुसाफिरों के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, इनके रिश्तेदार आते हैं मरीजों के साथ, तो उनके लिए हमको व्यवस्था करें। हम तमाम प्रशासकीय अधिकारी, तमाम यहाँ के नेतागंज उनको चैलेंज करते हैं कि साहब आप ज़रा एक रात यहाँ पर सो के बता दीजिए, आप अपने परिवार के साथ खुले में जैसे बैठे हैं ना, जिस प्रकार से वैसा आप बैठिए आप, तो आपके समझ में आ जाएगा। हम समझते हैं तमाम के अकल ठिकाने आ जाएंगे कि वाकई इनको कितनी तकलीफ है। अब ऐसी सूरत में अगर महिलाओं को अगर कोई ज़रूरत आ जाए, पेशाब आ जाए, संडास आ जाए, कहाँ जाए, किस प्रकार से जाए? आधी रात को आए तो आधी रात को कैसे जाए? महिला को डर लगता है कि इतना बड़ा मैदान खुला पड़ा है, अगर मैं पेशाब को जाऊंगी तो कहीं मेरी कोई इज्जत पे हाथ ना डाले, कोई मेरे से पैसे ना छीने, मोबाइल ना छीने, क्योंकि चोर चक्की भी घूमते रहते हैं। तो इतनी बड़ी ये समस्या है और इसके ऊपर हम काबू नहीं पा सकते हैं। और हम दावे करते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम दावे करते हैं हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, हम दावे करते हैं करोड़ रुपए का बजट घाटी दवाखानों का आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंतहाई शर्म की बात है कि हम एक निवास स्थान बनाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं और हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसका जवाबदार कौन है आखिर? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि खुले में एक मौलाना साहब बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। चाचा आपका पूरा नाम बोलिए, यार आप यहाँ क्यों बैठे हैं और आपकी परेशानी क्या है? मैं यहाँ पर इसलिए बैठा है कि मेरे पेशेंट जो है तो 8-9 दिन से जो तो यहाँ भर्ती है, और भर्ती होने के बाद में मेरे साथ में लेडीज़ भी है हमारे यहाँ पर, और जो तो लेडीज़ के यहाँ सोने के लिए, तुम्हारे पेशाब संडास के लिए कुछ वो नहीं है। अगर जो कोई यहाँ पर सोए तो मतलब नींद में तो इंसान कैसी हालत में रहता, और लेडीज़ का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। वो हिसाब से लेडीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए। यानी आपके हिसाब से यहाँ से लेडीज़ अगर सब यहाँ पर जिस प्रकार से आराम करती रहती है, नहीं कि इनकी कहने की इज्जत को खतरा है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हाँ जी। इसी प्रकार से जैसा आप इनकी बात को सुना, इनके पेशेंट हैं 8 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये बाहर कैसे भी दिन काट रहे हैं, और बहुत जैसा इन्होंने बातों बातों में बहुत अहम जानकारी दी है कि लेडीज़ रात का समय होता है, नींद में हम किसी तरफ से लेटते हैं, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं उसकी इज्जत पे भी सवाल उठते हैं कि वो अपनी इज्जत की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। और ये तो खुद यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी है, ये उन्होंने सोचना चाहिए। अगर खुले में मैदान में हमारे पास महिला आती हैं, कोई जवान होती है, बूढ़ी होती हैं, तो कैसा रहे, महिला कैसा जिए? और हम देख रहे हैं कि सरकार दावा कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल उनकी टीम बन रही है, उनके कार्यालय बन रहे हैं, उनके लिए स्कॉट बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में इस घाटी दवाखाने में लोग आते हैं और उतनी संख्या में महिलाएं भी आती हैं। अगर 2000 लोग आते हैं तो 2000 के साथ समझते हैं हम 1000 महिलाएं होती हैं, उसमें जवान भी होती हैं, बूढ़ी भी होती है, महिला भी होती हैं, सभी होती हैं। तो ये महिलाएं कहाँ रहे, कैसे जिए? अब रात का समय है, रात के 2 बज रहे हैं। अब महिला को अगर समझो थोड़ी देर कैसे उदाहरण कैसे मान लीजिए पेशाब आया, वो महिला ने कहाँ जाना, किस प्रकार से जाना?
अगर थोड़ा दूर जाती है तो यहाँ पर आसपास के जो कुछ बदमाश किस्म के लोग होते हैं उसको डर रहता है कि कोई मेरी इज्जत पे हाथ ना डाले। हमारा अभियान चलाने का एक ही मकसद है कि मराठवाड़े का ये सबसे बड़ा लोकप्रिय बहुत बड़ा दवाखाना है, हॉस्पिटल है, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो सरकार का कर्तव्य है यहाँ पर एक निवास स्थान बनाया जाए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, जहाँ पर वो आराम से रात के समय दरवाज़ा लगा के सो सके, आराम कर सके। और हो सके तो आप कुछ में नॉमिनल भाड़ा भी ले सकते हैं ताकि आपका सिक्योरिटी खर्चा निकल जाए। तो इसके ऊपर सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम फिर एक बार बता दें कि हम ये पूरे खाली औरंगाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पर सरकारी दवाखाने पाए जाते हैं, जहाँ सैकड़ों संख्या में लोग आते हैं, सरकार का, प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि वहाँ के लिए उनके लिए एक हॉस्टल टाइप में, एक लॉज टाइप में एक ऐसा बिल्डिंग बनाई जाए और कम से कम भाड़ा ले ताकि गरीब से गरीब भी इसमें आके रह सके और अपने पेशेंट के जो इलाज करा सके, ताकि पेशेंट दवाखाने के अंदर आराम से रहे और बाहर उनके जो रिश्तेदार नातावाइक है वो भी आराम से रहे। अब इसमें हमारी शहर के जो हर ज़िले के कोई आमदार होते हैं, खासदार होते हैं, ये उनकी भी जवाबदारी बनती है कि आप लाखों रुपए के गाड़ा दे देते हैं, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि चलो हम एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं ताकि आने जाने वालों को सहूलत हो सके। तो खैर अब तक जो नहीं हो सका वो एक अलग विषय है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप नए समीकरण में और नए हालात को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और एक नई बिल्डिंग का जो निर्माण करें ताकि लोगों को आसानी हो सके।